कल चर्चा कर ली थी, आज हम बात करेंगे सरल आवर्त गति में त्वरण। हम सब जानते हैं त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं। तो सरल आवर्त गति कर रहे कण के वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, यानी वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, उसे हम त्वरण कहते हैं। हमने कल एक फॉर्मूला देखा था बच्चों, और उस फॉर्मूले में हमने देखा था कि v बराबर हमारे पास में आया था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यदि हम त्वरण निकालना चाहें तो हम सब जानते हैं त्वरण a का जो मान होता है वो होता है dv बाई dt। यहां से यदि मैं मान रखना चाहूं v का, तो हमारे पास में आ जाएगा d बाई dt ऑफ a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ से इस a को बाहर निकाल लेते हैं। अब एक खास बात है, मैं बाय मिस्टेक मैंने शॉर्ट में इसको स्मॉल a लिख दिया, कल भी शायद ऐसा ही मैंने किया था, तो स्मॉल a की जगह से कैपिटल A कर लेना आप लोग, स्मॉल a, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। स्मॉल a त्वरण भी है और स्मॉल a को हम आयाम भी अगर मान लेंगे तो दोनों गड़बड़ कर देंगे, इस वजह से आप इसको कैपिटल A ही लिखें। कैपिटल A और ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास में रह गया d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो हम सब जानते हैं कि जो ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, अगर मैं उसका अवकलन करूं, जैसे मैंने साइन ओमेगा टी का अवकलन किया, वैसे ही कॉस ओमेगा टी का अवकलन कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सूत्र लिख लेता हूं यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स बराबर होता है पहले कॉस का अवकलन करेंगे हम, तो कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, माइनस का साइन ए एक्स, और फिर ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ए आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का ए साइन ए एक्स। तो कॉस ए एक्स का अवकलन माइनस का ए साइन ए एक्स। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस ओमेगा टी का अवकलन करूं तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल ए यानी त्वरण बराबर ए ओमेगा, तो ऑलरेडी आपके पास में है, इनटू एक तो माइनस आएगा, और आप देख सकते हैं कि ए के स्थान पर इस समीकरण में ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा, इनटू साइन, फिर आप देख सकते हो ए एक्स के स्थान पर ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, साइन कॉस ए एक्स का अवकलन ए साइन ए एक्स होता है। अगर कॉस ए एक्स के जगह पर हमारे पास में यहाँ पर ए एक्स के स्थान पर, यहाँ पर एक्स के स्थान पर टी होता, ये टी होता और यहाँ ओमेगा टी होता, तो आपको जो आंसर प्राप्त होता उसमें भी ए के स्थान पर ओमेगा प्राप्त हो जाता, और अंदर भी ए एक्स के स्थान पर आपको ओमेगा टी प्राप्त हो जाता। तो इस तरीके से हमने कॉस ओमेगा टी का अवकलन कर दिया। अब अगर मैं इसे गुणा करूं तो ए बराबर हो जाएगा आपके पास में माइनस का ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया है। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी, हमने देखा था ये y के बराबर होता है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास त्वरण a का मान आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और जो a साइन ओमेगा टी है इसकी जगह आ जाएगा y। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप त्वरण का मान निकाल सकते हो कि a त्वरण का जो मान है वो a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई हमारे पास में आ जाएगा एक, और दूसरा जो मान हमने निकाला था वो हमारे पास में आया था। अगर मैं साइन की टर्म में निकालना चाहूं तो a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में मान आया था। तो दो मान हमारे पास में यहाँ पर आ गए हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको, हम सब जानते हैं जो त्वरण है उसका मान होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो a बराबर हो जाएगा dv बाई dt। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ dv बाई dt में d बाई dt जो एज इट इज है, v का मान अगर हम यहाँ ऊपर समीकरण से रखें a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो a ओमेगा बाहर आ जाएगा हमारे पास में, और अंदर बचेगा d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर आप गुणा करोगे इन दोनों राशियों को तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, जहां पर स्मॉल कैपिटल ए और साइन ओमेगा टी इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये दोनों मिलकर के वाई बन जाते हैं। तो नया समीकरण हमारे पास में ए इंटू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ए बराबर
माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई हमारे पास में आ जाएगा। अब जैसे हमने कल एक सारणी बनाई थी स्मॉल टी के विभिन्न मानों के लिए, पहला मान हमने लिया 0, दूसरा हमने लिया t/4, फिर हमने लिया t/2, ठीक है, फिर हमने जो मान लिया वो था 3t/4, और फिर उसके बाद में हमने लिया t। हम सब जानते हैं कि ओमेगा टी का जो मान होता है, इस पर हमने कल भी निकाला था 0, t/4 के स्थान पर आ जाता है π/2, t/2 पर आता है हमारे पास में पाई, 3t/4 पर आ जाता है 3π/2, और t पर आ जाता है हमारे पास में 2 पाई। अब हमारे पास में समीकरण क्या है बच्चों? हमारे पास में समीकरण है, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर समीकरण को। समीकरण हमारे पास में है a बराबर माइनस या a बराबर माइनस का a इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो आप बारी बारी से साइन ओमेगा टी का अगर हम मान रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, तो आगे यहाँ पर ये दिया हुआ भी है। अब देखें टी का, स्मॉल टी का मान जब हम 0 रखते हैं तो ओमेगा टी का जो मान है वो भी हमारे पास में 0 प्राप्त होता है। तो हमारे पास समीकरण क्या है, a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर a इंटू साइन ओमेगा टी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं साइन ओमेगा टी की बात करूं तो साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी का मान रख दीजिए 0। जैसे ही हम ओमेगा टी का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर a इंटू साइन 0। और ये जो साइन 0 है इसका मान होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग बराबर आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग बराबर 0 हमारे पास में आ जाएगा, यानी पहला मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0। अब जैसे ही हम यहाँ पर दूसरा मान रखते हैं जो कि स्मॉल टी का मान जब t/4 के बराबर होता है, तो ओमेगा टी का जो मान है, स्मॉल टी का जो मान है वो, और स्मॉल टी का जो मान है वो हमारे पास में जब भी t/4 होगा तो ओमेगा टी का जो मान है वो हो जाएगा π/2। यहाँ पर आप रख दीजिए π/2, π/2 यानी 90। साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 इंटू माइनस का ओमेगा स्क्वायर a, माइनस के ओमेगा स्क्वायर a को 1 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर a, या माइनस का a ओमेगा स्क्वायर a की बात है। ये सेकंड मान आप देख सकते हो। ऐसे अगर हम तीसरे मान पर चलें, जब स्मॉल टी का मान t/2 हो तब क्या होगा, तब हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब स्मॉल टी का मान t/2 होगा तो ओमेगा टी का मान पाई हो जाएगा। यहाँ पर हम पाई रख देते हैं, साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 का मान 0 होता है, ये 0 हमने रख दिया। 0 इंटू समथिंग बराबर हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये अगला मान आपके पास में 0 आ गया है। फिर से हम इससे अगले मान पर चलें, तो जब स्मॉल टी का मान आपके पास में 3t/4 होता है तब देखते हैं क्या आएगा। जब स्मॉल टी का मान 3t/4 होता है तो ओमेगा टी का मान 3π/2 यानी 270 होता है। यहाँ पर अब 270 रख दीजिए। साइन 270 का मान होता है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 हम रख देते हैं। माइनस का 1 इंटू माइनस का ओमेगा स्क्वायर a बराबर हो जाएगा आपके पास में प्लस का ओमेगा स्क्वायर a, तो ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर a आ गया। अब हम स्मॉल टी का जो आखिरी मान है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। स्मॉल टी का आखिरी मान हमारे पास में क्या है, देखते हैं हम। स्मॉल टी का आखिरी मान है हमारे पास में कैपिटल टी यानी आवर्तकाल के बराबर समय अंतराल। तो यहाँ पर स्मॉल टी का आखिरी मान कैपिटल टी ले लिया, तो ओमेगा टी का जो मान है वो हो जाएगा 2 पाई। हमारे पास में समीकरण है a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर a इंटू साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी की जगह रख दीजिए आप कितना, 2 पाई यानी 360। तो साइन 360 का मान वही होता है जो साइन 0 का मान होता है। साइन 0 का मान 0 होता है तो साइन 2 पाई का मान भी 0 होगा। तो 0 अगर आप इसकी जगह रख दोगे तो 0 इंटू माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए बराबर 0 अपने पास में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से स्मॉल टी के विभिन्न मानों पर आपके पास में जो त्वरण है उसके अलग अलग मान आपके पास में प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं आप ग्राफ बनाना चाहूं तो देखो ग्राफ में दिक्कत क्या होती है बच्चों आपको, कि आपको पॉइंट लगाने में दिक्कत आती है सबसे पहली बात। तो आप सबसे पहला काम तो ये करें कि किस किस चीज के बीच में ग्राफ बनाना है उसको डिसाइड करें। तो हमें एक तो लेना है स्मॉल टी, तो एक्स अक्ष पर तो हमने ले लिया स्मॉल टी, और वाई अक्ष पर हमने ले लिया स्मॉल ए यानी त्वरण। ठीक है। अब दूसरा कि आप देखें
कि स्मॉल टी के मान जो दिए गए हैं उसको आप डिसाइड करें तो स्मॉल टी के 5 मान दिए गए और बढ़ते हुए क्रम में दिए गए, तो हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। पहला मान 0, दूसरा मान t/4, तीसरा मान t/2, फिर हमारे पास में है 3t/4 और उसके बाद में है t। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास में आप देखोगे a, तो a के 3 मान हमारे पास में है, एक तो 0 है, एक माइनस a ओमेगा स्क्वायर है और एक a ओमेगा स्क्वायर है। तो प्लस a ओमेगा स्क्वायर ऊपर होगा कहीं ना कहीं और माइनस a ओमेगा स्क्वायर नीचे होगा। ग्राफ बनाना हालांकि आप गणित के छात्र हो, आपको आता है, और फिर भी मैं बता दूं कि जब भी आप ग्राफ बना रहे हो कोई दो राशियों के बीच में, तो उनमें से अगर किसी एक राशि का मान 0 है तो पॉइंट हमेशा दूसरे अक्ष पर होगा, जो नॉन जीरो है उस पर होगा हमेशा। और अगर दोनों का मान 0 है तो पॉइंट हमेशा मूल बिंदु पर होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे जो पहला मान है हमारे पास में स्मॉल टी का मान जब 0 है तो ए का मान भी 0 है, यानी दोनों अक्षों का मान 0 है, तो मूल बिंदु यानी दोनों के कटान बिंदु पर हो गया पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे मान पर चलूं, केमिस्ट्री की क्लास कैसे चल गई आपकी? मैडम ने टाइम दिया हुआ है केमिस्ट्री का? हाँ सर। तो आप लोगों आज ने तो मुझे नहीं बताया बताया। क्यों नहीं? मैडम को बोल दिया अभी कि वो आपकी क्लास खत्म होते ही बाद में ले लेंगे। ठीक है, हाँ बेटा मैडम को बोल दो क्योंकि मैंने शुरू कर दी ना क्लास इसलिए। ओके, हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो वापस हम आ रहे हैं, स्मॉल जब हमारे पास में मान आता है स्मॉल t/4, स्मॉल टी का मान, तब हमारे पास में आता है ए का मान माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। आप देखेंगे दोनों ही अक्षों का मान 0 नहीं है, तो पॉइंट ना तो x अक्ष पर होगा ना y अक्ष पर होगा, इनके बीच में कहीं पर होगा। और एक का मान माइनस, एक का मान प्लस है, तो हम कहेंगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा? चौथे क्वाड्रेंट में होगा। ये पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में y अक्ष प्लस होता है, x अक्ष माइनस होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में x अक्ष प्लस होता है और y अक्ष माइनस होता है। आप सबको ये पहले से पता है, गणित के छात्रों आप, इसलिए तीसरा मान t/2 पर a का मान 0 है, तो आप यहाँ देखेंगे a का मान 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट कहां पर होगा? t अक्ष पर होगा। तो ये t अक्ष पर हमने t/2 पर पॉइंट लगा दिया, ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद में t/4 पर, 3t/4 पर आप देखेंगे a का मान प्लस का a ओमेगा स्क्वायर, यानी दोनों अक्षों का मान नॉन जीरो है, तो पॉइंट कहां पर होगा? दोनों अक्षों के बीच में। कौन से? दोनों ही धनात्मक अक्ष, तो x अक्ष का धनात्मक मान और y अक्ष के धनात्मक मान के बीच में कहीं पर, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ गया t/4 के सामने, a ओमेगा के सामने। और लास्ट है t पर 0, तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर जो त्वरण अक्ष उसका मान 0 आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है वो t अक्ष पर होगा। ये हमने पॉइंट लगा लिया। अब इन सबको अगर हम मिलाना चाहें तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होगा, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ग्राफ भी आप आसानी से बना सकते हो। कोई समस्या है कि ग्राफ बनाने में किसी को? ये टॉपिक समझ में आया बच्चों के, नहीं आया? हाँ सर। आगे हाँ सर आगे। चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम, इससे नए टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सरल आवर्त गति में बल। अब जो हमने पिछले टॉपिक पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा विस्थापन y के बारे में, एक हमने पढ़ा त्वरण a के बारे में, एक हमने पढ़ा वेग v के बारे में। मैं आपको यहाँ एक खास बात बता देता हूँ। जब बच्चों आप बुक्स यूज में लेते हो तो एनसीईआरटी की बुक यूज में ले रहे होंगे कुछ बच्चे जो है वो कोई स्पेशल कोई अलग से किताब लेके आए होंगे, हेल्पिंग बुक लेके आएंगे, चाहे वो साइंस पब्लिकेशन की हो, चाहे वो एक्सीलेंट की हो, चाहे वो संजीव की हो, चाहे वो सीबीएच की हो, चाहे वो जेपीएच की हो, चाहे वो किसी अन्य राइटर की हो। कुछ बच्चे जो है वो अपने कोचिंग में जो सर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स यूज में ले रहे होंगे, कुछ बच्चे जो है वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको यूज में ले रहे होंगे। खैर कोई भी आप यूज में लो, तो आप देखेंगे कि कुछ किताबों में आपको ये जो हम लिख रहे हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी, इसकी जगह आपके y बराबर a साइन ओमेगा टी की जगह x बराबर a साइन ओमेगा टी लिया हुआ है। कोई फर्क वाली बात नहीं है, जब x बराबर a साइन ओमेगा टी ले तो विस्थापन को x मान लेना। कुछ किताबों में आप देखोगे कि यहाँ पर a साइन ओमेगा टी से सॉल्व करने की बजाय जो है इसको a कॉस ओमेगा टी से शुरू किया है। ठीक है, तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, तरीका यही रहेगा, बस अवकलन समाकलन बदलेगा। अवकलन समाकलन बदलेंगे तो मान बदलेंगे और ग्राफ बदल जाएगा, तरीका नहीं बदलेगा, हमारा तरीका यही चलेगा। एक और खास बात है कि कई किताबों में आप देखेंगे कि x या y लिया हुआ, या तो x या y होगा विस्थापन, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिया हुआ होगा ओमेगा टी की जगह। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अवकलन या समाकलन पर सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि जहां जहां साइन या कॉस आएगा उसके साथ में जो कोण हम ओमेगा टी लिख रहे थे
वो ओमेगा टी की जगह हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। जो इसके बाहर जो वेरिएबल्स हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका कारण बता देता हूं मैं आपको। जो साइन ओमेगा टी है उसका अवकलन अगर आप करोगे तो साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। और जो दूसरी बात अगर हम करें कि हमारे पास में है, मान लीजिए साइन ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। यानी आप देखोगे बाहर साइन ओमेगा टी का अवकलन किया तो भी केवल ओमेगा ही आया, और साइन ओमेगा टी प्लस 5 का अवकलन किया तो भी ओमेगा ही आया। दोनों स्थितियों में हमारे पास में बाहर क्या है बच्चों? ओमेगा है। और इसका कारण क्या है? इसका एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा कारण है कि जब भी अपन अवकलन कर रहे होते हैं तो अवकलन को इसको दो भागों में बांट के करना होता है। जैसे अपन यहां समझ लेते हैं इसको। अब मान लीजिए आप साइन, आपके पास में है डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका अवकलन अपन कर रहे हैं। तो पहले साइन ओमेगा टी का अवकलन करेंगे। साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी, और फिर उसके बाद में ओमेगा टी का अवकलन किया जाता है। तो ओमेगा टी का अवकलन करना हो तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा को बाहर ले लिया तो आ जाएगा ओमेगा बाहर हो गया, डी बाई डी टी ऑफ टी हो गया। डी बाई डी टी ऑफ टी का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में केवल ओमेगा रह जाएगा, ये ओमेगा आ गया। अब अगर मान लो ये होता आपके पास में ओमेगा टी प्लस 5, तो आपके पास में सबसे पहले आपको साइन ओमेगा टी प्लस 5 का अवकलन करते तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आता, और उसके बाद में जो अंदर का कोण है इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो अंदर कोण क्या है? डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब ओमेगा टी प्लस 5 का अवकलन करेंगे तो इसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, और एक हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 5। डी बाई डी टी ऑफ 5 जो है बच्चों, उसका जो मान है इस इसमें इस 5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी टी नहीं दिया हुआ है, यानी ये क्या है? कांस्टेंट है। जो प्रारंभिक कला कोण होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या आता है बच्चों? 0 आता है। तो ये जो पद है दूसरा वाला, इसका मान 0 आ जाएगा आपके पास में। और पहले वाले पद का तो मान अभी अभी आपने निकाला ही था, कितना आता है? ओमेगा। तो ये वापस हमने ओमेगा लिख दिया। तो आप देखेंगे कि ओमेगा टी प्लस 5 लिखा चाहे ओनली ओमेगा टी लिखा, केवल ये जो भाग है कोण वाला भाग, इसमें फर्क पड़ा है और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ा है। तो अगर अलग अलग वेरिएबल्स अपन काम में लें, ओमेगा टी प्लस 5 काम में ले, ओमेगा टी काम में ले, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी काम में ले, एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी काम में ले, इन सब स्थितियों में, इन सभी स्थितियों में हमारे पास में जो मान प्राप्त होते हैं वो प्रोसीजर सेम रहता है, बस जो समाकलन है या अवकलन है वो बदल जाता है। अगला जो भाग है बच्चों हमारे पास में वो है सरल आवर्त गति में बल। ठीक है बच्चों, आप ऑनलाइन रहिएगा, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं वापस यहीं पे ही हूं, आप बाहर नहीं जाइएगा। ठीक है बच्चों? हाँ अर्णव, हरिओम। किलेवर हरिओम.
उठे रहते हैं। हाँ देखिए हाँ बच्चों, देखिए बच्चों, थोड़ा सा काम बीच में आ गया था, इस वजह से मुझे बीच में रोकना पड़ा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सरल आवर्त गति में बल। सरल आवर्त गति में बल का मान अगर हम निकालना चाहे तो बल का मान चाहे आप सरल आवर्त गति में निकालें और चाहे किसी अन्य विधि में आप बल का मान निकालें। बच्चों, बल का जो मान है वो दोनों ही तरीकों से, यानी किसी भी प्रकार की गति में आप निकालें वो हमेशा m इंटू ए के बराबर होगा। और m इंटू ए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, किसी भी पिंड पर लगने वाला कोई अलग बल नहीं है। जितने भी बल लगते हैं उन सब का जो योग है वो m इंटू ए कहलाता है। उन सभी बलों का जो योग है वो m इंटू ए कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, हम बल का मान निकालेंगे गति में, तो हम कहेंगे भाई बल का मान F बराबर m इंटू ए होगा। हमारे पास में m, ए का मान अभी अभी हमने निकाला है माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसको गुणा करें तो हमारे पास में f का मान कितना आ जाएगा बच्चों? f का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एम इंटू ए इंटू साइन ओमेगा
टी। ठीक है, अब इसमें भी एक खास बात आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो ओमेगा है इसका मान हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं दोलनी गति में, और हमने देखा था कि ओमेगा का जो मान होता है वो होता है √k/m। तो ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के मान में ये जो अंडरूट है वो हट जाएगा, तो अंडरूट हट जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा एक तो माइनस तो ऑलरेडी है, ठीक है, और जो ओमेगा स्क्वायर है उस ओमेगा स्क्वायर की जगह आपके पास में आ जाएगा k/m। ठीक है, m ऑलरेडी है, और जो a साइन ओमेगा टी है इसका मान आप सबको पता है y के बराबर है, अभी भी हमने देखा था, तो m से m कट गया, आपके पास में क्या आ गया बच्चों, आपके पास में आ गया है f बराबर माइनस का k इंटू वाई। आपको इस समीकरण को देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? अच्छा, एक चीज तो ये ध्यान रखो कि जब भी आप ये बिल्कुल सही बच्चे ने कहा कि हुक्स लॉ आपको याद आ रहा है कि हुक्स लॉ में ऐसा ही हम समीकरण लिखते थे। जो मैं बात करने वाला था उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं कि जब भी आप ये समीकरण को पढ़ रहे हो तो एक इमेजिनेशन ये दिमाग में लेके चलो कि y जो है ना ये y की जगह x भी हो सकता है। ठीक है, तो f बराबर आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का kx भी लिख सकते हो एक तरीके से। कब, जब आप विस्थापन को x मानोगे तो जो काम y का है वही काम x का है। अगर मैं x विस्थापन मान करके लिखूं तब जो हुक्स लॉ का समीकरण है वो f बराबर माइनस के एक्स होता है, और जब y विस्थापन मान के चलूं तो ये होता है माइनस का k इंटू वाई। तो ये समीकरण किसका है, हुक्स लॉ का। अब जो हुक्स लॉ है वो किस पर लागू होता है, हुक्स लॉ उन वस्तुओं पर लागू होता है जिन वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु का जो आकार है वो विकृत हो जाता है, यानी जो उसका प्रारंभिक आकार है वो चेंज हो जाता है, और जैसे ही बल हटाया जाता है, जैसे ही बल हटाया जाता है तो उस बल को हटा लेने पर वो वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ये गुण जो है वो हर उस वस्तु में पाया जाता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो करती है उस वस्तु में पाया जाता है। इसके अलावा ये गुण उन वस्तुओं में भी पाया जाता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करती हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करोगे यानी कि सरलावट गति की बात करोगे, तो मान लीजिए जैसे ये एक किसी सतह से झूला बंधा हुआ है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम केवल इस झूले की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस रस्सी की भी बात कर रहे हैं। यानी कि हम जो विकृति की बात कर रहे हैं वो विकृति, इस पूरे निकाय की विकृति की बात की जा रही है, इस केवल झूले की विकृति की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, एक और खास बात इसमें यह है कि वे वस्तुएं जिनमें प्रत्यास्थता का गुण या तो ना के बराबर हो या इतना कम हो कि उन्हें एक बार विकृत कर देने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं प्लास्टिक वस्तुएं। आप कहते हैं ना ये प्लास्टिक है, एक्चुअल में वो अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से कहें तो उनको हम कहते हैं वो पॉलीमर्स यानी बहुलक होते हैं। वो क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, एक नाम सुना होगा पॉलीथीन, सबने सुना है ना, सब्जी लेकर आते हो पॉलीथीन में आप, है ना, आप और भी सामग्री लेकर आते हो तो पॉलीथीन क्या है, वो पॉलीथीन जो है वो पॉलीमर्स ऑफ एथीन, है ना, जैसे उससे नाम से ऐसा लग रहा है कि पॉलीमर है किसी चीज का, एथीन का पॉलीमर ऐसा लग रहा है नाम से, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो बहुलक है एक तरीके से। तो प्लास्टिक का मतलब उसका नाम प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक जो है वो उसमें गुण है, प्लास्टिक का नाम जो है वो क्या है, गुण है। अब ये नाम कैसे लिया प्लास्टिक, आपने एक शब्द सुना होगा स्टिक, आपने स्टिक नाम सुना है ना, छड़। छड़ की खासियत क्या होती है, अगर हम लकड़ी की छड़ लें या किसी की छड़ लें तो छड़ की खासियत होती है कि उसको अगर आप मोड़ दो तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती, टूट जाती है कई बार। छड़ जो होती है वो दृढ़ होती है, लचीली चीजें छड़ नहीं कहलाती, लचीली चीजों को हम तार कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, छड़ में और तार में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तार लचीला होता है, तार को अगर आप मोड़ोगे तो वो जल्दी से टूटता नहीं है, लेकिन जो छड़ है उसको अगर ज्यादा मोड़ोगे तो जल्दी से टूट जाती है। अब वो आप कहोगे कि साहब वो मैंने लोहे की छड़ देखी थी वो तो टूटी नहीं, पर लोहे की छड़ है तो वो दृढ़ ज्यादा होगी तो उसमें बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, लकड़ी की छड़ है वो थोड़ी कम दृढ़ होगी तो उस पर कम बल लगाना पड़ेगा, जल्दी टूट जाएगी। तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आवश्यक बल का मान कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन छड़ एक तो मोटी होती है, दृढ़ होती है, तो जो छड़ में गुण होते हैं कि ज्यादा बल लगाओ तो टूट जाएगी, परमानेंट विकृत हो जाएगी, अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगी,
वैसे ही गुण प्लास्टिक वस्तुओं में भी होते हैं, इसलिए इसको नाम लिया गया है प्लास्टिक। जो इसमें स्टिक शब्द जो है वो इसकी कठोरता के लिए लिया गया है। ठीक है, खैर हमें उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, आगे हम बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति में ऊर्जा। देखिए कोई भी पिंड जब गति करता है, ठीक है, तो एक खास बात याद रखिए कि किसी भी पिंड की गति में उसमें दो तरह की ऊर्जा हो सकती है। एक हो सकती है गतिज ऊर्जा, जिसको आप या तो के कह दीजिए या ई के कह दीजिए, ठीक है, या के डॉट ई कह दीजिए, काइनेटिक एनर्जी जिसको अपन कहते हैं। और दूसरी प्रकार की जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, पी डॉट ई कह दीजिए उसको। कुछ लोग जो है उसको ई पी कह देते हैं, कुछ लोग उसको यू कह देते हैं, अलग अलग नाम से उसको हम पुकारते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में से हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो वो चीजें जो गतिशील अवस्थाएं में होती हैं, लगातार काम कर सकती हैं, या भविष्य में आप ये मान लो किसी समय वो स्थिर अवस्था में है, लेकिन उनका जो गुण है वो कार्य करते रहने का, वर्किंग प्रोसेस में रहने का गुण है, गतिशील अवस्था में रहने का गुण उनमें है, तो उनकी जो ऊर्जा होती है उसको अपन कहते हैं टोटल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। और जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो सरल आवर्त गति जब पिंड करता है तो उसमें दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, एक वो ऊर्जा जो उसको गति कराती है, और एक वो ऊर्जा जो इसको स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करती है, जो उसके जड़त्व के कारण होती है, जो उसमें लगने वाले प्रत्यानयन बलों के कारण भी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा, और चैप्टर नंबर 6 में आपने देखा होगा कि स्प्रिंग जो होती है उसकी गति, उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 kx²। तो हम इस सूत्र को यहाँ पर सीधे ही काम में लेंगे। अब चूंकि हम विस्थापन y ले रहे हैं, तो विस्थापन y ले रहे हैं तो x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में, KY²। अब आप में से कुछ कहेंगे सर वहां तो कुल ऊर्जा का मान भी आपके पास में x² आया था। नहीं, कुल ऊर्जा का मान xm² आया था, 1/2 kxm²। खैर अभी हम देखेंगे कि हमारे पास में कुल ऊर्जा का मान कितना आता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का मान 1/2 KY²। ये तो हमें पता चल गया शुरुआत में। ठीक है, अब बात आती है गतिज ऊर्जा की। तो हम गतिज ऊर्जा से शुरू करेंगे कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा अगर आपको निकालनी है, तो हम सब जानते हैं कि जो पिंड की विस्थापन का समीकरण होता है वो होता है y बराबर a sin ओमेगा t, और जो वेग का समीकरण होता है वो होता है a ओमेगा cos ओमेगा t। अब ये दोनों की जरूरत मुझे क्यों है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 KY², और जो गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र है 1/2 m × v²। ठीक है, एक बात तो, पहली बात तो ये कि जब गतिज ऊर्जा का मान हम निकालेंगे तो दो तरीके से निकालेंगे, इन द टर्म ऑफ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के टर्म में, और एक हम निकालेंगे विस्थापन के टर्म में। तो जब भी अपन, अभी तक हमने जितने भी मान निकाले हैं वो हमने दो तरीके से निकाले हैं। आपने देखा होगा y का जो मान था वो a sin ओमेगा टी हमने निकाला है, विस्थापन का एक मान हमारे पास में किस टर्म में है, टी पर निर्भर करता हुआ है। वेग का एक मान हमारे पास में है v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, ये भी टी पर निर्भर करता है, यानी एक ऐसा समीकरण जो टी का फलन है। और हमने वेग v का एक और समीकरण निकाला था, आपको याद आ रहा होगा शायद, वेग v का एक समीकरण हमने और कौन सा लिया था, एक समीकरण हमने लिया था वेग v का ओमेगा × √a² - y²। तो ये जो समीकरण था, ये समीकरण कौन से टर्म में था, ये समीकरण हमारे पास में विस्थापन समीकरण के रूप में था। तो ऐसे ही हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए भी करेंगे। स्थितिज ऊर्जा के भी हम दो समीकरण निकालेंगे और गतिज ऊर्जा के भी हम दो समीकरण निकालेंगे, और दोनों तरीके से इसको ऐड करके और मान निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा पर चलते हैं, 1/2 m × v²। हम सब जानते हैं गतिज ऊर्जा k का जो मान होता है वो 1/2 m v² होता है। आप चाहो तो k की जगह ई के भी लिख सकते हो, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि k की जगह ई के ही लिखना। क्यों, क्योंकि कभी मान लो इस ओमेगा को आपको चेंज करना पड़ा, तो ओमेगा का सूत्र होता है √k/m। अब ये जो आप लिख रहे हो k बराबर 1/2 m v², इसमें जो k है ये तो गतिज ऊर्जा है, लेकिन ये जो k ओमेगा वाले सूत्र में है
ये के गतिज ऊर्जा नहीं है, ये प्रत्यानयन गुणांक कहलाता है। अगर स्प्रिंग की बात करें तो इसको स्प्रिंग नियतांक यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर इस के का मान नाम जो है वो अलग अलग है। तो दोनों के जब आप एक साथ लिखोगे, गतिज ऊर्जा के लिए भी के लिखोगे और ओमेगा के साथ में भी आप ओमेगा का मान जब रखोगे तो वहां भी आप के लिखोगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये कौन सा के है, इसका मान क्या, के से के को काट भी हो सकता है, काट दो आप, ध्यान में नहीं रहे आपके बाद में। तो आप जो गतिज ऊर्जा है उसके लिए के स्थान पर क्या काम में ले लेना, ई के काम में ले लेना। मैंने यहाँ पर के ही, मैंने ये नोट्स मेरे नहीं है, मेरे मित्र के हैं, तो उन्होंने ई के स्थान पर के ही लिया, तो आप ई के ले लें। हम शुरू करते हैं। फिलहाल गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अब अगर मैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान निकालना चाहूं तो हम सब जानते हैं 1/2 m, और जो v का मान है वो है a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब अगर यहां पर इसका हम स्क्वायर करें तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 m इंटू a का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, हमारे पास में जो मान आ गया है वो है 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ये जो मान है, अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूं कि ये देखना चाहूं कि गतिज ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होती है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा जो है इसके 3 सूत्र होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये आपने पढ़े हुए ना गणित में बच्चों, तो बस मैं यही सूत्र काम में लूंगा यहां पर। देखिए cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये जो -1 है इसे लेफ्ट में लेके चले जाओ तो आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस में प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को नीचे लेकर के आ जाऊं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में यहां पर आ जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी अपने को। मेरे पास में आ जाएगा बच्चों यहां पर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2। ठीक है, इस सूत्र को अगर हम काम में लें तो इस सूत्र से cos स्क्वायर ओमेगा टी का मान हम यहां पर रख सकते हैं। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, cos ओमेगा टी का मान हम यहां पर रख सकते हैं। तो मैं cos ओमेगा टी का मान रख देता हूं यहां पर, ये cos ओमेगा टी का मान रख दिया। ठीक है, cos ओमेगा टी का मान हम रखेंगे 1/2 m, ये तो पहले से ही है, और a स्क्वायर भी पहले से ही है हमारे पास में, और ओमेगा स्क्वायर भी पहले से। cos स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 2 थीटा में थीटा कौन है, थीटा जो है वो है ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे, तो देखो ये जो नीचे 2 है, ये नीचे 2 इस 2 से गुणा हो जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा 1/4। m अपने पास में है, a का स्क्वायर अपने पास में है, ओमेगा का स्क्वायर अपने पास में है। ठीक है, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो बच्चों एक खास बात, ये किसका मान है हमारे पास में, ये मान जो हमारे पास में आया है वो गतिज ऊर्जा का है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, लेकिन फिर भी ये निकाला गया है, उसका रीजन बता दूंगा मैं आपको क्या है। आपने विस्थापन का समीकरण देखा तो उसमें देखा आपने a साइन ओमेगा टी था हमारे पास में, वेग के समीकरण में v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी था आपके पास में। त्वरण का समीकरण आपने देखा तो उसमें आया a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, बल का समीकरण देखा f, तो उसमें आपके पास में क्या आया, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। आप देखो सब में ना साइन या कॉस के बाद में केवल ओमेगा टी दिया, ओमेगा टी, लेकिन जो गतिज ऊर्जा का सूत्र आया है उसमें आया हमारे पास में 2 ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा की जो आवृत्ति होती है वो सरल आवर्त गति की दुगनी होती है। जो आवृत्ति होती है वो सरल आवर्त गति की दुगनी होती है, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो दुगनी बार परिवर्तित होगी। अगर सरल आवर्त गति में वेग 10 सेकंड में 2 बार परिवर्तित हो रहा है, 2 बार अपने अधिकतम मान पर पहुंच रहा है मान लो, तो जो गतिज ऊर्जा है वो 10 सेकंड में 4 बार अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी। ठीक है, 4 बार इसकी आवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी, इसकी दोलन की जो आवृत्ति, इसके परिवर्तन की जो आवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। तो आवृत्ति पता लगाने के लिए हमने यहां पर इस समीकरण को ऐसे सॉल्व किया। एक बार फिर से समझ ले बच्चों, हमारे पास में देखिए विस्थापन का समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टी, वेग का समीकरण है y बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी। अब अगर हम कण की गतिज ऊर्जा निकालना चाहें तो 1/2 mv स्क्वायर होगी, जहां पर 1/2 m v का जो मान है वो है a ओमेगा cos ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये समीकरण नंबर 3 है। एग्जाम में ये जो 2 समीकरण हमने यहां निकाली है, ये जो सूत्र निकाला हुआ है, हमने जो सूत्र काम में लिया cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और इससे cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इससे -1 को इधर ले गए तो 1 प्लस cos 2 थीटा आया बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 को नीचे लेके चले गए तो आपके पास में आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो इस cos स्क्वायर थीटा से कंपेयर करके हमने cos स्क्वायर ओमेगा टी का मान यहां रख दिया है, और उसके बाद में इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं उस पर ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर ये जो 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप, अगर परीक्षा में आपसे सरल आवर्त गति में ये पूछा गया है, कहीं पर लिखा हुआ है, मेंशन है कि सिद्ध कीजिए सरल आवर्त गति में कण की गतिज ऊर्जा की आवृत्ति वेग या सरल आवर्त गति की आवृत्ति की दुगनी होती है, विस्थापन की आवृत्ति की दुगनी होती है, या बल की आवृत्ति की दुगनी होती है, या त्वरण की आवृत्ति की दुगनी होती है, या वेग की आवृत्ति की दुगनी होती है, या गतिज ऊर्जा की आवृत्ति सरल आवर्त गति की आवृत्ति की दुगनी होती है, तो ही ये 2 लाइनें आपको लिखनी है। और नहीं तो क्या करना है, सीधे इस तीसरी लाइन से इससे आगे वाले भाग पर पहुंच जाना। तो अपना आगे वाले भाग पर आते हैं। तो हमारे पास में समीकरण क्या आ गया है, ये दोनों लाइनों को हटा देना। अगर आपको एग्जाम में नहीं पूछे, ये प्रश्न अलग से नहीं आवे ये सिद्ध करने के लिए जिस पर मैंने गोला बनाया, तो आपको ये दोनों लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों लाइनें केवल ये बताने के लिए कि इसकी आवृत्ति जो है वो दुगनी आवृत्ति हमारे पास में आई है। तो हमारे पास में ये समीकरण तो पहले आ गई है, 1/2 m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मान अगर हम लिखना चाहें तो हम सब जानते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हम यहां पर काम में लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 तो है ही, m भी है, a भी है, a का स्क्वायर भी है, सॉरी ओमेगा का स्क्वायर भी है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब ये जो 1/2 m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर है, इसमें से जो ये a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो, तो आपके पास में क्या आएगा बच्चों, देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा 1/2, ये तो ऑलरेडी है, m भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है। अब ये a स्क्वायर पहले तो इस 1 से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, और फिर इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी से गुणा होगा तो माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, एक इक्वेशन तो हमारे पास में हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब ये नई इक्वेशन हम क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए कि जो गतिज ऊर्जा का मान है वो विस्थापन y पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये हम निकालना चाहते हैं, विस्थापन y के रूप में निकालना चाहते हैं समीकरण को। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ये किसके बराबर होगा, ऊपर देखो, पहली समीकरण y के बराबर नहीं, y स्क्वायर के बराबर, y स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमारे पास में नया समीकरण क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में नया समीकरण आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है,
अभी इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं अपन, और आगे चलते हैं अपन। अब हम गतिज ऊर्जा हमारे पास में आ गई है। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहूं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहूं या औसत गतिज ऊर्जा निकालना चाहूं, आपको कोई कहे भी औसत गतिज ऊर्जा निकालो, तो औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो गतिज ऊर्जा का मान है वो किसके सापेक्ष बदल रहा है? समय के सापेक्ष। हम नॉर्मली औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? जितने भी मान होते हैं उनको जोड़ करके और उस संख्या का भाग दे देते हैं। जितने मान आपने जोड़े हैं उतनी संख्या का हम भाग दे देते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बच्चे के, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक व्यक्ति ने पहले दिन 5 रुपए कमाए, दूसरे दिन 10 रुपए कमाए, तीसरे दिन 15 रुपए कमाए। बताइए औसतन उस व्यक्ति ने प्रतिदिन कितने रुपए कमाए? तो आप कहेंगे भाई तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दे दो, यानी कि 10 रुपए। यही करोगे ना बच्चों? अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति ने पहले 1 घंटे में 5 रुपए कमाए, अगले 2 घंटों में 10 रुपए कमाए और अगले 3 घंटों में 15 रुपए कमाए। बताओ उस व्यक्ति ने प्रति घंटे कितने रुपए कमाए? तो अब आप इन तीनों को जोड़ करके 3 का भाग नहीं दोगे, आप कहोगे 5 रुपए कमाने में 1 घंटा लगा है, जबकि 10 रुपए कमाने में 2 घंटे लगे हैं, जबकि 15 रुपए घटाने में 3 घंटे लगे हैं। तो आपने 1, 2 और 3 को जोड़ा, यानी टोटल 6। नीचे 3 नहीं आया, अब नीचे 6 आ गया। यानी कि औसत निकालने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि जो परिवर्तन है वो किसके सापेक्ष हो रहा है। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है उसका ही भाग दिया जाता है, उसका ही भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे औसत गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि औसत गतिज ऊर्जा का जो मान होगा, गतिज ऊर्जा को समय के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने का मतलब है इसका अपन जोड़ निकाल रहे हैं, ठीक है। कहां से कहां तक? 0 से t तक, और इसमें कुल समय का भाग दे दीजिए, तो ये औसत गतिज ऊर्जा आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से देखो 1/t को अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या रह गया? k इंटू डी टी, 0 to t। अब यहां पर k का मान रख दो, तो k यानी कि गतिज ऊर्जा का मान रख देते हैं हम। गतिज ऊर्जा का मान हमने अभी भी निकाला ही है, ये रहा समीकरण नंबर 3 में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। समीकरण नंबर 3 से भी ले सकते हो और इस समीकरण से भी ले सकते हो, या सॉरी इस समीकरण से, जो समीकरण नंबर 3 के एक समीकरण बाद में दी गई है। तो हम यहां पर यही समीकरण काम में लेंगे, 1/t इंटू 0 to t 1/4 m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, और गुणा में क्या आएगा? dt, गुणा में आ गया dt, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा समीकरण है ये, तो कोई बात नहीं, बड़ा समीकरण है तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब इस समाकलन को सॉल्व करना है तो पहले तो इसको सेपरेट करो, क्योंकि 2 पदों के योग के बराबर है, तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो 1/t तो अपने पास में ऑलरेडी है, समाकलन का चिन्ह है 0 से t, और जैसे ही मैं इस 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, थोड़ी सी देर के लिए इसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाए, केवल इतने से भाग के लिए हम क्या करते हैं, इस 1/m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को x मान लेते हैं, थोड़ी सी देर के लिए x मान लेते हैं। तो अपने को क्या इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, अपने स्क्रीन पर इतना बड़ा ये लिखने में आता भी नहीं है, इसलिए ये मैंने इसको x मान लिया। किसको? 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को। अब इस x को इन दोनों से गुणा करो, तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, और cos 2 ओमेगा टी से गुणा करेंगे तो x cos 2 ओमेगा टी आएगा, ठीक है। और ये हो गया dt बाहर, ये dt बाहर, दोनों से गुणा हो गया, ठीक है। अब ये जो समाकलन है ये दोनों पर अप्लाई होगा, और ये dt भी दोनों से गुणा होगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? देखो बाहर तो आपके पास में रह जाएगा 1/t, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा? पहला समाकलन x इंटू डी टी 0 से t, दूसरा समाकलन 0 से t x इंटू कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब x का मान कितना है? तो x का मान है 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर,
तो जो x 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो समय पर निर्भर कर ही नहीं रहा t पर, तो इसको अपन बाहर ले सकते हैं, यानी x को आप बाहर ले सकते हो। तो x को अपन बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, इस समीकरण में से। ये x को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये x को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ये x बाहर आ गया पहले पद में से, तो पहला पद क्या रह गया, ओनली dt, 0 से t, ठीक है। और दूसरे पद में से x को बाहर निकालोगे, 1/t तो आपके पास में ऑलरेडी बाहर है ही, दूसरे पद में से x को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा बच्चों, ये x बाहर क्या रह गया, cos 2 ओमेगा t dt। कहां से कहां तक, 0 से t तक, और इस पूरे के गुणा में है 1/t। अब हम इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं तो 1/t तो ऑलरेडी है आपके पास में, यहां तो रह गया x, और dt का समाकलन होता है t, कहां से कहां तक, 0 से t। दूसरा पद आपके पास में आएगा cos 2 ओमेगा t dt, इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन आता है sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। अवकलन में ये 2 ओमेगा गुणा में आता है और समाकलन में भाग में चला जाता है, ये 0 से t, और इसके साथ में गुणा में कौन है, x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, एक बार मैं और इसको समझा दूंगा, आप चिंता नहीं करें, और ये वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1/t, x बाहर लिया हुआ है हमने, एक बार इस स्मॉल t की जगह कैपिटल T रखो और एक बार 0 रखो, तो एक बार कैपिटल T रख दिया, एक बार 0 रख दिया, ये तो हो गया पहला पद, ठीक है। प्लस यहां पर भी हम ऐसा कर लेते हैं, स्मॉल t की जगह एक बार कैपिटल T रख देंगे और एक बार 0 रख देंगे, तो x तो बाहर है, पहला पद हो गया साइन 2 ओमेगा, स्मॉल t की जगह कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। और दूसरा जो पद है आपके पास में, दूसरा जो पद है वो आपके पास में हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह 0, तो साइन 0 हो गया अपॉन 2 ओमेगा, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको और आगे सॉल्व करें, तो और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। जो पहला पद है वो है 1/t, 1/t हमारे पास में आया है, यहां पर आपके पास में x इंटू टी माइनस 0, x इंटू टी माइनस 0 बराबर x इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये x cos 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी का जो मान होता है वो होता है 2 पाई, ओमेगा इंटू टी का मान 2 पाई होता है, तो 2 ओमेगा टी का मान 4 पाई हो जाएगा, और साइन 4 पाई का मान वही होता है जो साइन 0 का होता है, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। फिर ऐसे ही यहां पर दूसरा पद आ रहा है साइन 0, इसका मान भी 0, ठीक है, बीच में माइनस है, तो 0 माइनस 0 बराबर 0, और 0 इंटू एक्स बराबर 0, यानी ये सारे पद आपस में अपने आप ही समाप्त हो गए, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर t से t कट जाएगा, ओनली x रह जाएगा, यानी आपके पास में क्या जाएगा, 1/4 m इंटू a स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी जल्दी से इसको समझ लेते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। गतिज ऊर्जा का औसत मान 1/t समाकलन 0 से t k dt, k का मान अगर हम रखें तो k का मान हमारे पास में 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t dt है, और इसमें से हम 1/2 m स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो अंदर cos स्क्वायर ओमेगा t dt रह जाएगा। cos स्क्वायर ओमेगा t का जो मान है वो हमने पहले भी रखा था, वो का वही मान यहाँ रख दिया हमने। यहां से हम 2 को और बाहर निकाल ले तो ये 4 हो जाएगा, 1/4 m स्क्वायर ओमेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये जो 1 प्लस cos 2 ओमेगा t है इसको सेपरेट कर लें तो पहला तो 1 dt से गुणा होगा तो dt रह जाएगा, और दूसरे में cos 2 ओमेगा t dt से गुणा होगा तो cos 2 ओमेगा t dt रह जाएगा। dt का समाकलन t है, cos 2 ओमेगा t का समाकलन sin 2 ओमेगा 2 ओमेगा है। कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 से t तक। अब हम मान रख रहे हैं स्मॉल t की जगह एक बार t रखा एक बार 0 रखा, और इसमें से 1/2 ओमेगा को बाहर ले लिया, sin 2 ओमेगा इंटू स्मॉल t है, तो इस स्मॉल t का मान एक बार कैपिटल T रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, जिसमें से हम इस 2 ओमेगा को चेंज कर लेते हैं, तो 2 ओमेगा में 2 तो 2 है और ओमेगा का मान 2 पाई बटा t होता है, और स्मॉल t की जगह आपने क्या रख दिया, स्मॉल t की जगह आपने रख दिया एक बार कैपिटल T, तो कैपिटल T से कैपिटल T कट गया, 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई हो गया, और 4 पाई साइन 4 पाई का मान 0 होता है। दूसरा मान हम रखते हैं 0,
तो यहाँ पर स्मॉल टी की जगह 0 रख दो, तो 0 इंटू समथिंग बराबर हो जाएगा साइन 0। तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। 0 माइनस 0 इंटू इक्वल टू 0, और 0 को 1/2 ओमेगा से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो बचेगा क्या, केवल 1/t 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और अंदर बचेगा t माइनस 0 में से t, तो t से t कट जाएगा, आपके पास में 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये औसत गतिज ऊर्जा है, ठीक है, औसत गतिज ऊर्जा हमारे पास में आ गई। अब स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें, स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है बच्चों, वो होता है 1/2k इंटू वाई स्क्वायर। k का मान कितना होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m, तो k बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर हम k का मान रख देते हैं पहले, तो k का मान हमारे पास में आ गया 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और y का जो मान है, y का मान है a साइन ओमेगा टी, सॉरी a ओमेगा साइन ओमेगा टी, मैं गलत बोल गया बाई मिस्टेक, a ओमेगा साइन ओमेगा टी नहीं, हाँ a y का मान जो है वो होता है a साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा नहीं आता, ओनली a आता है। तो इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया। अब देखो, अगर मैं कुल ऊर्जा निकालना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, E बराबर कुल गतिज ऊर्जा प्लस कुल स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान कितना था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और स्थितिज ऊर्जा का मान अभी हमने निकाला कितना है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों में से 1/2 m और ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो आपके पास में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका और है हमारे पास में, एक और हमने देखा था कि गतिज ऊर्जा का मान हमारे पास में क्या आया था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, k 1/2 इंटू k वाई स्क्वायर, और k का मान कितना होता है अभी अभी हमने निकाला है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये हो गया वाई स्क्वायर, यहां रख दो 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर इस तरीके से भी आप जोड़ोगे तो ये पहला पद तो बच जाएगा, इसको अगर अंदर गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्लस वाले 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या केवल रह गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी दोनों तरीके से आप जोड़ करके इसका मान निकाल सकते हो। अब ये तो हमने नॉर्मल गतिज ऊर्जा नॉर्मल स्थितिज ऊर्जा को जोड़ा है। अगर हम औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा को जोड़ना चाहें तो औसत गतिज ऊर्जा तो हमने निकाल ली, औसत स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी पड़ेगी। तो औसत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम, वही तरीका u इंटू डी टी अपॉन टी, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से t तक। u का मान कितना है, 1/2 k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी 1/2 के वाई स्क्वायर इंटू डी टी। अब अगर मैं यहां से 1/2 को बाहर निकालना चाहूं, के को बाहर निकालना चाहूं, इंटीग्रेशन, और नीचे टी है, ठीक है, 0 से टी, तो ये हो जाएगा 0 से टी। वाई का जो मान है, वाई स्क्वायर का जो मान है वो है a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ये डी टी आ रहा लास्ट में, ये डी टी बटा टी, ठीक है। इसमें से अगर हम
ए स्क्वायर को भी बाहर निकालना है, तो आपके पास में आ जाएगा 1/2 के इंटू ए स्क्वायर, अंदर क्या रह गया 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। ठीक है, ये एक चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान है, और एक चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो हमेशा 1/2 आता है। आप डायरेक्ट भी काम में ले सकते हो भी 1/2। जब आपके ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब मैं ये बता दूंगा आपको ये कैसे आता है, तो फिलहाल के लिए सीधे काम में ले लो 1/2। 1/2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 के इंटू ए स्क्वायर। अब के का मान रख देते हैं अपन, तो के का मान कितना है, के का मान अभी अभी हमने निकाला था, ओमेगा स्क्वायर बराबर है के बटा एम, के बराबर हो जाएगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये यहां रख दो। तो आपके पास में आ जाएगा यू का औसत मान, स्थितिज ऊर्जा का औसत मान 1/4 के का मान एम, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये अपने पास में औसत मान किसका आ गया, यू का आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा का औसत मान भी आ गया और गतिज ऊर्जा का औसत मान भी आ गया, दोनों को जोड़ देते तो यांत्रिक ऊर्जा का औसत मान आ जाएगा हमारे पास में। तो ये यांत्रिक ऊर्जा का औसत मान बराबर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का औसत मान प्लस स्थितिज, ये दोनों को जोड़ा तो हमारे पास में कितना आ गया 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप देखोगे स्थितिज ऊर्जा का औसत मान, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा का औसत मान और यांत्रिक ऊर्जा का मान ये दोनों ही बराबर हमारे पास में आ रहे हैं। ठीक है, अब एक लास्ट चीज रह गई है, वो है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आप इसको ऐसे समझो कि ये देखो मैं टी के मान लिख रहा हूं यहां पर, ये स्मॉल टी के पहला मान मैंने लिखा 0, फिर t/4, ठीक है, फिर t/2, फिर 3t/4 और एक लास्ट मान है वो भी हम लिख लेंगे। इस पर ओमेगा टी का मान कितना होता है, तो ओमेगा टी का मान इस पर होता है 0 π/2, 0 π/2 और t/2 का जो मान है वो आएगा पाई और ये आएगा 3π/2। अब देखो गतिज ऊर्जा का समीकरण है 1/4, पीछे चलते हैं अपन, पीछे ये देखो अभी हमने निकाला है, ये रहा 1/2, सॉरी 1/2 एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और u जो है उसका मान है 1/2, 1/4 नहीं सॉरी 1/2 एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा टी के मान रख रहे हैं हम, तो गतिज ऊर्जा का मान जो आएगा इसको थोड़ी सी देर के लिए जो 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है इसको थोड़ी सी देर के लिए अपन मान लेते हैं पी, थोड़ी सी देर के लिए पी मान लेते हैं, ऐसे ही मान लिया पी, जिससे लिखने में आसानी रहे हमारे लिए। तो हमारे पास में जो के का मान है वो जाएगा पी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और यू बराबर हो जाएगा पी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं केवल पी इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे स्क्रीन पर आपको साफ दिखाई दे सब कुछ। ओमेगा टी का मान यहां 0 रखो तो ये हो जाएगा cos 0, गतिज ऊर्जा निकाल रहा हूं मैं पहले, cos 0 का मान होता है 1 और 1 का क्या करना है आपको स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 1 को p से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा p, ये गतिज ऊर्जा का मान। अब चलते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान, यहां पर ओमेगा टी का मान रखो 0 रखा तो साइन 0 का मान होता है 0 और 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आता है और 0 को p से गुणा करो तो 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरा मान लेते हैं t/4 पर, तो t/4 पर कितना आ रहा है, ओमेगा टी का मान π/2 यानी 90, तो यहाँ ओमेगा टी की जगह रखो 90 तो cos 90 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा के सूत्र में cos 90 का मान 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू पी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ओमेगा टी का मान निकाल के cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी का मान निकाल के समीकरण में रख रहे हैं। अब दूसरे u पर आते हैं, u में ओमेगा टी का मान रखो 90 तो क्या हो जाएगा साइन 90 बराबर आपके पास में होता है 1 और 1 का आपको क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर करना है ना, मैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 इंटू पी बराबर होगा p। अब फिर आगे चलते हैं पर, अब हम कितना रखेंगे पाई यानी 180, तो यहां रखो cos ओमेगा टी में ओमेगा टी का मान 180, cos 180 का मान होता है माइनस का 1, लेकिन आपको स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू पी बराबर आपके पास में आ जाएगा p। अब दूसरे वाले में चलते हैं स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में, साइन ओमेगा टी साइन 180 का मान 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू पी बराबर आपके पास में हो जाएगा 0,
एक अंतिम मान की ओर चलते हैं, अंतिम नहीं, एक मान और चलते हैं, 3π/2, 3π/2 यानी 270। तो यहां रखो कॉस में ओमेगा टी की जगह 270, कॉस 270 का मान 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 को p से गुणा करो तो आपके पास में फिर से 0 आ जाता है। u वाले में चलते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में जो ओमेगा टी है उसका जो मान है वो है 270। तो साइन 270 का मान माइनस का 1 होता है, लेकिन आपको स्क्वायर करना है, माइनस के 1 का स्क्वायर बराबर 1, और 1 इंटू पी बराबर टी। थोड़ी सी देर की बात और है बेटा, फिर आपकी केमिस्ट्री क्लास में ले लेंगे मैडम, बस ये कंप्लीट कर दें, ये ग्राफ कंप्लीट करना अपने को। अभी एक मान और रह रहा है, स्मॉल टी का मान जब टी होता है तो ओमेगा टी का मान 2π होता है, और जब भी ओमेगा टी का मान 2π हो तो वही मान प्राप्त होते हैं जो 0 पर प्राप्त हुए हैं। तो 0 पर हमें k का मान p प्राप्त हुआ है, ठीक है, और u का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ग्राफ बनाने के लिए यहां से बाकी चीजों को मिटा रहा हूं, ठीक है, ये बाकी चीजों को मिटा दिया, और आप देखेंगे कि हम ग्राफ यहां बनाएंगे, ये ग्राफ में बना रहा हूं, ठीक है। पहला तो हो गया 0, दूसरा हो गया t/4, तीसरा हो गया t/2, 3t/4, और ये हो गया t। पहले मैं गतिज ऊर्जा के पॉइंट लगा लेता हूं। तो 0 पर जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है p पर, यानी कि ये मैंने ऊपर लगा लिया, क्योंकि ये स्मॉल टी का जो मान है वो तो 0 है और k का मान आपके पास में p आ रहा है। तो हमेशा बिंदु कहां होगा, उस अक्ष पर होगा जिस अक्ष पर, जिस अक्ष पर, मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना दूं क्योंकि हमारे पास में माइनस मान तो आ ही नहीं रहे, कोई भी, सारे के सारे मान प्लस ही आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ये 0, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4, और ये t, ठीक है। तो स्मॉल t का मान तो हमने लिया है 0, और k का मान हमारे पास में p आया है। तो जो अक्ष अशून्य अक्ष होता है हमेशा बिंदु उस अक्ष पर होगा, यानी k अक्ष पर होगा, यहां पर आ गया हमारे पास में। दूसरा पॉइंट लेते हैं t/4 पर, तो t/4 पर आपके पास में 0 आ रहा है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद में t/2 पर फिर p हो गया, तो ये t/2 के सामने, p के सामने एक बिंदु लगा दिया। फिर 3t/4 पर फिर से 0 आ रहा है, तो 3t/4 पर फिर 0 लगा दिया, और t पर फिर से p आ रहा है, तो t के सामने फिर p पर पॉइंट लगा दिया। इन सब पॉइंटों को मिला लेते हैं। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये केवल गतिज ऊर्जा का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं केवल स्थितिज ऊर्जा के लिए बनाना चाहूं तो स्थितिज ऊर्जा में देखो, पहला मान अपने हमारे पास में आ रहा है 0, तो 0 पर पॉइंट लगा लिया हमने। उसके बाद में दूसरा जो मान आ रहा है वो आ रहा है p, कहां पर आएगा, t/4 पर, तो t/4 पर p के सामने पॉइंट लगा लिया अपन ने। फिर t/2 पर 0 आ रहा तो 0 पर पॉइंट लगा लिया हमने। 3t/4 पर फिर p पर आ तो 3t/4 के सामने p पर पॉइंट लगा लिया। और फिर उसके बाद में t पर अगर हम देखें तो t पर फिर से हमारे पास में 0 आ गया, तो 0 पर पॉइंट लगा लिया। अब इन पॉइंटों को मिलाते हैं हम, तो ये जो लाइन हमारे पास में आई है वो किसकी आई है, स्थितिज ऊर्जा की। आप देख सकते हो सेम ग्राफ यहां बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब अगर आप कुल ऊर्जा के लिए ग्राफ बनाना चाहो, कुल ऊर्जा के लिए, तो कुल ऊर्जा का जो मान है वो समय के सापेक्ष कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, तो हम देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा का मान होता है और जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, ये वाला जो ग्राफ है वो हम कल समझेंगे, ठीक है ना। मैं क्लास में समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बताना पड़ेगा। पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो ग्राफ है एक्चुअल में इस पूरे भाग का एक भाग लिया हुआ है। इस पूरे में से कोई सा भी एक भाग ले लो, उस भाग को थोड़ा बड़ा बना दो, उस भाग को थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। और ये ग्राफ किस सूत्र पे बना हुआ है, ये जो है एक सूत्र हमारे पास में था, k बराबर 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक सूत्र था u बराबर 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो उससे ग्राफ बनाया गया है, ठीक है बच्चों। इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में